Hello everyone, I am अनुराधा प्रियदर्शनी एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो पीसीएस एसएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का मेरा टॉपिक है विटामिन एंड न्यूट्रिशंस। हम लोग जो बायो के पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर 67th बीपीएससी, आज इसका पार्ट 4 है आउट ऑफ 16। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजिली आप इसको याद रख सकते हैं। और आज मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के खत्म होते तक आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बाय हार्ट याद हो जाएंगे। चलिए आज मैं आपके साथ विटामिन डिस्कस कर लेती हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर ये कहें कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बीपीएससी पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में, वो सारे मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए बायो का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डिस्कस किया है। इन पार्ट्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला पॉइंट है विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। देखिए 2014 में जो यूपीआरओ का एग्जाम हुआ था उसके प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, किस कंपाउंड को, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसको एसेसरी डाइटरी फैक्टर कहा जाता है। तो विटामिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर्स बिकॉज दे कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड विटामिन्स। विटामिन्स या फिर कहें वाइटल एमिन्स भी इसको उस टाइम पे कहा जाता था। तो के फंक ने जो है इन्होंने ये टर्म जो विटामिन्स है इसको इन्वेंट किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल्स हैव हाई वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। कहा भी जाता है 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक बहुत बड़ा सोर्स है पोटेशियम का, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है विटामिन दैट हेल्प इन हीलिंग द वाउंड। तो विटामिन सी जो है वो घाव जो होता है उसको भरने में विटामिन सी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहीं अगर आप देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। और कहा भी जाता है कि जिन लोगों में विटामिन के की डिफिशियंसी होती है उन लोगों का सर्जरी करना एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की संभावना होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर कोई विटामिन रिस्पॉन्सिबल है तो वो है आपको विटामिन के। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। वहीं अगर आप विटामिन डी देखेंगे तो वो आपको मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से और फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं। तो अगर आप वाटर सोल्यूबल देखेंगे तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। वहीं अगर आप फैट सोल्यूबल विटामिन देखेंगे तो विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये जो 4 विटामिन है ए डी ई के, ये आपको फैट सोल्यूबल्स है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सोल्यूबल विटामिन डू नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। वही मैंने आपको कहा था कि विटामिन सी जो है उसको आप बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमें फ्रीक्वेंटली विटामिन सी जो डिफरेंट सोर्सेज से हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। वहीं अगर आप ह्यूमंस में देखेंगे तो विटामिन ए जो है उसको हम लीवर में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंगोज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी एंड ई। विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी बट के एंड डी आर एक्सेप्शंस टू इट। मतलब विटामिन के और डी ये 2 ऐसे विटामिन्स हैं जिनको हम अपने बॉडी में सिंथेसाइज करके रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग विटामिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन्स, उनके केमिकल नेम और उसके डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट जो विटामिन्स हैं उनके नेम और उसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीजेज हो जाते हैं वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा विटामिन ए, इसको रेटिनॉल कहा जाता है। इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कंजक्टिवाइटिस जो कहते हैं वो हो सकता है। वहीं अगर आप B11 देखेंगे इसको थायमाइन बोला जाता है, इसकी डिफिशियंसी से आपको बेरी होता है। हमारा थर्ड देखेंगे तो राइबोफ्लेविन, इसकी डिफिशियंसी से आपको B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसकी डिफिशियंसी से आपको स्टोमेटिक्स एंड मालन्यूट्रिशन, इस तरीके की 2 बीमारियां हो सकती हैं। B3 को हम नाइकिन कहते हैं, पेलागेरा करके एक बीमारी है जो इसकी डिफिशियंसी से हो सकती है। B5 जो है इसको हम लोग
पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है। वहीं अगर आप B6 देखेंगे तो इसको पाइरिडॉक्साइन कहा जाता है, और इसके डिफिशियंसी से आपको मेंटल इलनेस हो सकता है। B5 को बिटकॉइन कहा जाता है, B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, एंड B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको साइनोकोलाबारेमिन कहा जाता है। इसकी डिफिशियंसी से आपको परनीसियस एनीमिया हो सकता है। देखिए, मैं आपको साइनोकालोबैडमिन के बारे में बता दूँ, एक मैनमेड फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है, और इसकी डिफिशियंसी से आपको पेरिनीशियस एनीमिया हो सकता है। इसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो वो है आपको C63H88 CON14 O14 एंड P। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, बहुत जगह पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से आपको स्कर्बी हो सकता है। अगर आप विटामिन D2 देखेंगे तो इसको एग्रोकैल्कीफेरॉल कहा जाता है। वहीं अगर आप विटामिन D3 देखेंगे तो इसको चॉलीकैल्कीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्कीफेरॉल कहा जाता है। इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स या फिर ऑस्ट्रोपोरोसिस जैसे डिजीजेस हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे कह दूँ कि विटामिन डी इज़ आल्सो कंसिडर्ड ए हार्मोन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ई, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। इसकी डिफिशियंसी से आपको स्टेरिलिटी या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विटामिन के को हम लोग फिलोक्यूनोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है कि विटामिन डी को क्या कहा जाता, के को क्या कहा जाता है, तो विटामिन के को फिलोक्यूनोन कहा जाता है। आप इनके नाम ज़रूर याद रखिए, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ये क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं या फिर साइट्रस फूड हैं, सब में आपको विटामिन सी मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज पे आपको बताऊं तो वो है आपको ग्रूसबेरी, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, पपाया, पीज etc. विटामिन सी इज एन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रेस, वुंड हीलिंग, मेंटेनिंग हेल्थी इम्यून सिस्टम, हेल्दी स्किन etc. विटामिन सी जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगर आप इस कोविड के टाइम पे भी देखते होंगे तो हमें बार बार रिकमेंड किया जाता है कि आप विटामिन सी के जितने सोर्सेज हैं उनको आप अपने डे टू डे लाइफ में आप उनको टेक करें, उनको खाएं, उनको किसी भी फॉर्म में अपने बॉडी में लें, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंचन इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ इंडियन ग्रूसबेरी। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 4 वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं, चिली, पंपकिन, पी एंड रेडिश, इसमें मैक्सिमम विटामिन सी किस में मिलता है, किस में फाउंड होता है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सारे ही विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है आपको चिलीज़ में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, विटामिन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइन बैक्टीरिया। तो विटामिन B12 और के, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरोट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। वहीं अगर आप स्पिंच, पालक देखेंगे तो वो मेजर सोर्स है आपको आयरन का, which contribute to the level of hemoglobin concentration beneficial for oxygen transportation। चलिए, इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है क्या है केमिकल फॉर्मूला B12 का। पहले आप इसका केमिकल नेम जान लीजिए, साइनोकोबालेमिन। ये एक मैनमेड फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है। अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो वो है आपको C63H88 CON14 O14 एंड P। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। बहुत बार इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला दोनों पूछा गया, तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिए। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे 48 to 52 का जो BPSC का एग्जाम हुआ था, प्री हुआ था 2008 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। और इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए थे विटामिन B6, B2, विटामिन B1 एंड विटामिन B12। तो विटामिन B12 भी एक ऐसा विटामिन है जिसमें आयरन जो है, मेटालिक आयरन जो है वो कोबाल्ट, वो आपको इसमें फाउंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो आपको है C63H88 CON14 O14 एंड P। इसको हम लोग साइनोकोबालेमिन भी कहते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑरेंजेस आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन B1। वहीं अगर आप सनलाइट एंड कॉड रिवर ऑयल देखेंगे तो वो विटामिन डी का बहुत रिच सोर्स है। अगर आपको मैं विटामिन ई का रिच सोर्स बताऊं तो वो है आपको व्हीट जर्म ऑयल। विटामिन की का रिच सोर्स देखेंगे तो आपको अल्फा अल्फा है। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जरोफ्थाल्मिया, ये एक डिजीज़ है जो कि आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। और इस डिजीज़ में क्या होता है, बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि जब वो रोते हैं तो उनके आंख से आंसू ही नहीं निकलता है। ये जो प्रॉब्लम है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है और इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं जेरोफ्थाल्मिया। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन के इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी हेमोरहागिक फैक्टर। इट्स सोर्सेज आर ग्रीन लीव्स, एग, लिवर, इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, जिसके बिगेस्ट सोर्सेज होते हैं। चलिए, अगर आप ग्राउंड नट देखेंगे तो वो एक रिच सोर्स है प्रोटीन एंड फैट का। वहीं अगर आप सोयाबीन देखेंगे तो वो आपको रिच सोर्स है प्रोटीन का। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हेयर और नेल, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोटीन को हम लोग कैरेटिन कहते हैं और कैरेटिन जो है इससे मिलकर के बना होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज। ग्लूटेन जो है इसी की वजह से जो ब्रेड है उसका फॉर्मेशन होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक हार्ड वर्किंग मैन के लिए डेली एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है। तो ऑन एन एवरेज कहा गया है कि 3500 टू 4000 जो कैलोरीज हैं, किलो कैलोरीज जो है वो हर डे एक हार्ड वर्किंग मैन के लिए रिक्वायर्ड होता है। चलिए, एक ऐसा सोर्स जिसमें आप मतलब बिल्कुल भी अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर अगर आप पीते हैं तो आप उससे कोई भी कैलोरी गेन नहीं करते हैं, तो 0 कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन बॉडी बाय प्रोटीन्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेन्स ऑफ इलोंगेटेड बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ एमाइलोज। देखिए, जो हम लंबी लंबी बासमती के राइसेस देखते हैं वो बनने के बाद उनके दाने और भी बड़े हो जाते हैं। ये एमाइलोज एक स्टार्च होता है, इसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। देखिए, हालांकि जो राइसेस होते हैं उनमें 2 तरीके के स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोज है उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो लंबे लंबे स्ट्रेट जो चावल बनते हैं या फिर कहें कि खिले खिले जो चावल बनते हैं ना, वो एमाइलोज स्टार्च के प्रेजेंस की वजह से होता है। वहीं आप मीडियम साइज़ का जो बासमती राइस देखते हैं, फिर छोटे छोटे जो राइस के दाने देखते होंगे, वो बनने के बाद भी उतने ज़्यादा उनके साइज़ बड़े नहीं होते हैं, मीडियम साइज़ वाले थोड़े से बड़े हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमाइलोपेक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो यूपीपीसीएस का जो प्री हुआ था 2015 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Caronoda is a fruit used in the treatment of anemia because it is a rich source of iron. चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन, ये 3 ऐसे मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी, हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो फूड है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द रेशियो ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन फॉर एवरी ऑक्सीजन आइटम, इससे मिल करके बना होता है। हमारे फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज, एक आप लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद अगर आपको रिकमेंड किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेजर फूड फ्यूल के रूप में आपको रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड मोर एनर्जी आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecules of glucose than other substances. चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी इज फॉस्फोरस। अगर हमारे बॉडी में अगर आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फिर देखेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट दिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फूड का जो आइटम है वो आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। और कहा भी जाता है कि द मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ ए लॉन्ग ड्यूरेशन इज कार्बोहाइड्रेट। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टायरोसाइन। ये एक तरीके का एमाइनो एसिड है जो हमारे बॉडी में जो न्यूरो ट्रांसमिशंस होते हैं ना, उस जो ब्रेन को जो हमारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह दिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसी के
इसके लैक के वजह से, इस टायरोसिन के लैक की वजह से हम जो लेजीनेस सा फील करते हैं वो ड्यू टू द लैक ऑफ टायरोसिन ही होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन किसका, अमाइनो एसिड किस फॉर्म में प्रोटीन में होता है, तो वो पॉलीमर है। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टोर अमाइनो एसिड, सो इट मस्ट बी सप्लाइड डेली थ्रू फूड वी ईट। और ऐसा भी है कि जो प्रोटीन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसीन। देखिए कैसीन जो है वो एक तरीके का फॉस्फोप्रोटीन है। अगर मैं आपको यहाँ पे फॉस्फोप्रोटीन बताऊँ क्या होता है, तो देखिए फॉस्फोप्रोटीन मीन्स एनी प्रोटीन कंटेनिंग बाउंड फॉस्फेट, इसको हम फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं। कैसीन जो फॉस्फोप्रोटीन है, ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस का जो प्री हुआ था 2008 में उसमें पूछा गया था। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि दूध का जो व्हाइट कलर होता है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, तो कैसीन के प्रेजेंस की वजह से, जो एक तरीके का प्रोटीन है, इसके प्रेजेंस की वजह से दूध का जो कलर है वो व्हाइट कलर का होता है। अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में कि जो कैसीन इज ए मिल्क वो क्या है, बैक्टीरिया है, शुगर है, प्रोटीन है, या फिर प्रोटीन एंड फॉस्फोप्रोटीन है, अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन देके पूछा जाए तो आप फॉस्फोप्रोटीन लगाइएगा, क्योंकि कैसीन जो है वो एक तरीके का फॉस्फोप्रोटीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो रेनिन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में मिल्क को डाइजेस्ट करने में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन। कैरोटीन एंड कैसीन ये दोनों के मिलने की वजह से जो येलोइश कलर है गाय के दूध का वो होता है। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो दूध का कलर व्हाइट है वो आपको कैसीन की वजह से होता है, और गाय के दूध का कलर जो है वो कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन के प्रेजेंस की वजह से होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क इज 7.2%। ऐसा होता है। अगर आप गाय के दूध में देखेंगे प्रोटीन कंटेंट तो वो आपको 4.2 to 4.5 कहा गया है अभी तक। इसलिए कहा जाता है कि गाय का दूध जो है वो छोटे बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट कम होता है और बहुत ईजिली वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैकराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज विच ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क। तो जो मिल्क का जो स्वीटनेस है वो आपको सैकराइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। वहीं आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया देखेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, दूध फट जाता है। इसकी वजह से दूध जो होता है वो आपको उसको कर्ड, चीज़, इन सब बनाने में आपको हेल्प मिलता है लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस की वजह से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन एंड लैक्टेज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क डिसअपियर इन ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 3। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप एटीपी देखेंगे तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है दैट प्रोड्यूस एनर्जी। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। एटीपी प्लस H2O ये कन्वर्ट होके एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बार ये पूछा गया है। ये एक तरीके का बायो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि एटीपी कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होता है, मतलब एटीपी जब यहाँ पे बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये किस में एटीपी कन्वर्ट होता है, तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्सन ऑफ एटीपी टू एडीपी इज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रिएक्शन फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेन विटामिन फाउंड इन पपाया इज विटामिन सी, उसमें फाउंड होता है। देखिए विटामिन ए जो है वो मिल्क में बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए का अगर आप बिगेस्ट नेचुरल सोर्सेज देखेंगे तो वो आपको है मैंगो है, कैरोट है, पपाया है, इन सब में आपको नेचुरल सोर्सेज है विटामिन ए का। मिल्क में पाया जाता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा कैरोटीन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन स्किन। ये क्वेश्चन भी आपको अभी तक 3 से 4 बार पूछा गया है। अगर आप अल्फा कैरोटीन देखेंगे तो एक फैमिली ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इट इज द की स्ट्रक्चर मटेरियल मेकिंग अप द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। इट इज द की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर, नेल्स, होब्स एंड इट प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड टफनेस फॉर मेस्कुलेटरी ऑर्गेन सच एज टंग एंड हार्ट प्लेट्स। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन का अगर आप प्रोटीन देखेंगे तो आपको अल्फा कैरोटीन है।
चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हालांकि प्रोटीन की ज़रूरत हम सब लोगों की को है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि ओल्डर पीपल्स को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट वन, और एडल्ट वन को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू द यंगर वन। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डन राइस कंटेन बेटा कैरोटीन जेन विच कम्स फ्रॉम डैफोडिल्स। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी 2016 में अभी रिसेंटली पूछा गया और बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस में से है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर ए मॉडरेटली एक्टिव वुमेन इज 45 ग्राम्स। वहीं अगर आप लैक्टिंग मदर्स के लिए देखेंगे तो आपको 70 ग्राम्स पर डे आपको जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीनेचुरेट अ प्रोटीन। तो इंफ्रारेड एक ऐसा है जो कि प्रोटीन को ब्रेक नहीं कर सकता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटीन में अवेलेबल होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ग्रीन प्लांट्स एज एन एनर्जी स्टोर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो एमपीपीसीएस 2016 के प्री में पूछा गया कि स्टार्च क्या है, तो ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सैल्विया। स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर इन एन आयोडीन सॉल्यूशन वेयर एज सेलुलोज गिव नो कलर इन दिस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर आप स्टार्च को किसी भी आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। वहीं अगर आप जो सेलुलोज देखेंगे उसका कोई कलर ही नहीं होता। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क कंटेन ऑल विटामिन्स ऑफ बी विटामिन्स कैटेगरी B1, B2, B6 एंड B12। ये कुछ विटामिन्स हैं जो कि मिल्क में पाए जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिनसीड या फिर जिसको हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। Besides protein and carbohydrates, calcium and potassium are the elements of nutritional value found in milk. चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 20 बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइनो एसिड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड दीज आर, अगर आप इन अमाइनो एसिड्स में देखेंगे तो 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। देखिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वही होते हैं जिनको हम अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल वैसे होते हैं जिनको हम अपने डाइट में कंपल्सरली नहीं लेते हैं, जैसे ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोडिन। ये कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है which are produced inside our body. So human diet should not compulsorily contain these. लेकिन essential amino acids वो हो गए जैसे एग है, मिल्क है, सोयाबीन्स है। ये कुछ ऐसे sources of essential amino acids हैं जिनको हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो फैट जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में मैक्सिमम एनर्जी देता है। अगर आप 1 ग्राम फैट का अगर आप देखेंगे तो वो आपको अराउंड बनता है 9.3 किलो कैलोरीज। वहीं अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन देखेंगे तो 5.4 किलो कैलोरीज बनता है। कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जीज बनता है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो आपको फैट से ही दिया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंसेज विच makes up 80% of living material in most organism is protein। देखिए, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन सैचुरेटेड फैट्स। फिश कंजम्पशन को हेल्दी कहा जाता है इन कंपैरिजन टू मीट, क्योंकि फिश जो होता है वो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ब्लड में वो कम हो जाता है। इससे हार्ट डिजीज़ या फिर स्ट्रोक या फिर कहें हार्ट अटैक, इन सब चीज़ों के चांसेस जो है वो कम बनते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल फैट्स, ऑयल एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर ए फॉर्म ऑफ ट्रांस फैट द डैमेज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अपॉन कंजम्पशंस। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू कीप बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरियाज। अगर आप फैटी एसिड्स देखेंगे तो ये हमारे ह्यूमन डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप एक नॉर्मल डाइट में देखेंगे तो हम लोग 75 ग्राम्स फैट जो है वो कंटेन करते हैं। किसी भी डिजीज़, कोई भी एसेंशियल अगर फैटी एसिड्स का एब्सेंस हो जाता है, उसी के एब्सेंस की वजह से कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो विटामिन सी की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाएगी तभी आपको स्कर्पी जैसे डिजीजेस होंगे। विटामिन ए की कमी
हो जाएगी तभी आपको जो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह टाइप की जो डिजीजेज हैं तभी वो आपको होंगी। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से ही उससे रिलेटेड या उससे डिफिशियंसी से जो डिजीज होगी वही आपको होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और डिस्कस कर लेते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटीज। देखिए पहले मैं आपको दो तरीके का एलिमेंट प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है, माइक्रो एंड मैक्रो, ये दो एलिमेंट्स होते हैं। देखिए माइक्रो एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक और जो भी मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा या फिर एक कहें कि कोई एक पर्टिकुलर प्लांट के द्वारा उनके पूरे लाइफ टाइम में बहुत कम क्वांटिटी में उनको रिक्वायर्ड होता है टू रेगुलेट अ रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर दीज माइक्रो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज आर ब्रॉन, कॉपर, क्लोराइड, मैग्नीशियम, निकल, जिंक, आयरन एंड मॉलीबेल्डियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। वहीं अगर आप मैक्रो एलिमेंट्स देख लेंगे जो कि उनके पूरे जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनके लाइफ टाइम में उसके लिए उनको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो वो है आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए आप इनके नाम ज़रूर याद रखिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अगर आप 2014 में यूपीआरओ का एग्जाम देखेंगे तो उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे जिसमें से आपको टिक करना था। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेप्सिन एंजाइम को लेकर के, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। वहीं आप टाइलिन एंजाइम देखेंगे तो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीटोकिन हार्मोन को लेकर के, इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अगर आप रेनिन एंजाइम देखेंगे तो कन्वर्ट करता है एंगियोटेंसिगोन इन ब्लड इनटू एंटीगोनटेंसिन। अगर मैं आपको रेनिन के बारे में बता दूं तो ये सेक्रेटेड बाय किडनी होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू माल न्यूट्रिशन। देखिए माल न्यूट्रिशन क्या होता है, या ये अंडर न्यूट्रिशन भी होता है, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी होता है। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के ऊपर। इस साल का भी जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आएगा तो मैं उसमें आपको डिटेल उसका एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए उस इंडेक्स के हिसाब से कहा गया था कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा अगर बोलेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत बिगेस्ट कंसर्न का पॉइंट हो गया था। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप में एक प्रॉपर अमाउंट जो होता है न्यूट्रिशन का वो अवेलेबल ना हो, एक इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी होता है, उसको भी हम माल न्यूट्रिशन में ही काउंट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 तरीके का माल न्यूट्रिशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वासीकोर माल न्यूट्रिशन, ये जो होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। वहीं आप मैरास्मस माल न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है, अगर आप ये देखेंगे तो ये भी आपको एनर्जी एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ही होता है। दोनों में सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मैरास्मस जो है माल न्यूट्रिशन वो मोस्टली आपको बच्चों में देखा जाता है। अगर ये माल न्यूट्रिशन का जो ये फेज होता है, अगर आप अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोज नहीं करेंगे, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरे कंडीशन तक जा सकता है। अगर आप इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखेंगे तो इसमें अंडर ये जो एज जो 5 का जो एज है इसमें ये माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है उस वजह से हो रहा है, अगर आपका डाइट इम्बैलेंस्ड है इसको भी माल न्यूट्रिशन में ही काउंट किया जाएगा। चलिए इसी के साथ विटामिन के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपकमिंग डेज में एसएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आप बायो का पार्ट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से कवर कीजिए। बहुत जल्दी बीएसएससी का जो CGL 3 होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, उसके फॉर्म वगैरह की डिटेल्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हर एक एग्ज़ाम का जो टेन्योर है, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सबका डेट एक्सटेंड होते जा रहा है। कोविड बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है तो एक्सटेंड ही होगा। आपको एक प्रॉफिट पॉइंट मिल जाएगा। आप अच्छे से इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आपका जो श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही बायो के डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि डिस्कस कर सकूँ ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में फ़ायदा मिले। अभी बहुत जल्दी मई का PD आ जाएगा,
जाएगा फिर मैं आप लोगों के लिए पीडी पे काम करूँगी और बहुत जल्दी आपको पीडी भी प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ और भी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके जाइए ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।